कहानी पश्चाताप। बड़ी मुश्किल से काबू में किया था मैंने अपने मन के भाव को। हॉस्पिटल में मेरी पत्नी सोनाक्षी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और घर में मैं पश्चाताप की आग में झुलस रहा था। मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया। विकास, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, सुन। मैंने ही। पापा प्लीज़, आप अस्पताल ना आए, घर में ही आराम करें, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। आपको माँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास ने फ़ोन कट कर दिया। सुबह से 5वीं बार बेटे ने मुझे अस्पताल आने से रोका था। मानसिक तनाव था या फिर मुझे बुखार खड़े खड़े चक्कर आ गया। एक आह भर कर मैं वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया। एकाएक पुरानी सारी बातें छाया बनकर आंखों के सामने आने लगी। मेरी पत्नी सोनाक्षी के साथ मेरा 25 सालों का साथ जाने कैसे उसी के प्राणों का दुश्मन बन बैठा मैं, जिसे जिंदगी से बढ़कर चाहा था। प्यारी, छुई मुई, लंबी, गोरी, आकर्षक, आत्मनिर्भर सोनाक्षी से ऑफिस में हुई पहली मुलाकात उम्र भर का साथ बन गई थी। शादी के बाद उसके दामन में खुशियां लुटाई। एक लंबा अरसा एक दूसरे के बहुत करीब रहे, फिर वर्ष दर वर्ष आगे सरकते रहे। समय के साथ दोनों अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। जहां मैं और सोनाक्षी नौकरी करते थे, उसी कंपनी में मनोज मैनेजर था। कुछ दिनों से मनोज सोनाक्षी में अच्छी खासी दिलचस्पी लेने लगा था। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और यह बात मुझे खटकने लगी। मैं जितना भी खुले विचारों का बनना चाहता, पर उनकी दोस्ती को स्वीकार न कर पाता। हर बार मेरी इस चाहत के बीच अहम और शक की दीवार खड़ी हो जाती। कभी कभी मैं सोचता, काश सोनाक्षी इतनी सुंदर ना होती। 45 साल की होने के बावजूद वह एक नाजुक सी काया की स्वामिनी थी। एक्टिव इतनी कि 20-25 साल की लड़कियां भी उसके सामने पानी भरे, जबकि मैं अब प्रौढ़ नजर आने लगा था। पता नहीं कब और कैसे मेरे मन के भाव ने मेरे मन में शक, असुरक्षा और ईर्ष्या के भाव पैदा कर दिए। नतीजा भी मेरे सामने था। मैंने अपनी बीवी की जान लेने की साजिश रची। मैं एक बार फिर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। मैं फिर अपने ख्यालों में खो गया। डॉक्टर शर्मा की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं? नहीं डॉक्टर, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मगर डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछा? कोई खास वजह? मैंने डॉक्टर से जिज्ञासावश प्रश्न किया था। डॉक्टर शर्मा ने कहा, दरअसल इस दवा को देने से पहले मुझे मरीज से यह सवाल करना ही पड़ता है। ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए यह गोलियां जहर का काम करेंगी। इसकी एक खुराक भी उसकी मौत का कारण बन सकती हैं। मुझे इस मामले में खास एहतियात बरतनी पड़ती है। वैसे आप निश्चित होकर इसे खाइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। 1 हफ्ता पहले बुखार व दूसरी तकलीफों के दौरान दी गई डॉक्टर शर्मा की इस दवाई को मैंने अपनी पत्नी सोनाक्षी की हत्या का हथियार बनाया। मैं जानता था कि सोनाक्षी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है और वह इसके लिए नियमित रूप से दवा भी लेती है। बस इसी आधार पर मेरे दिमाग में एक खौफनाक योजना बना डाली। परसों रात भी मनोज को लेकर मेरे और सोनाक्षी के बीच तीखी बहस हुई। हम देर तक झगड़ते रहे। झगड़े का अंत हमेशा की तरह सोनाक्षी के आंसू और मेरे मौन धारण से हुआ। सोनाक्षी तकिया लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। कमरे में जाते वक्त उसने कमला ताई को आवाज़ दी और 1 कप कॉफ़ी बनाने को कहा। फिर खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कमला ताई कॉफ़ी बनाकर उसके कमरे में रख आई। मैं चुपके से कमरे में गया और डॉक्टर शर्मा द्वारा दी गई दवाई की 3-4 गोलियां मैंने कॉफ़ी में मिला दी। अपने कमरे में आकर मैं सोचने लगा, अब नहीं बचेगी, आज़ाद हो जाऊंगा मैं इस रोज रोज की चिक चिक से। बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगा, इंसान जिसे हद से ज़्यादा चाहता है, उसी से कभी कभी बेपनाह नफरत भी करने लगता है। मैं सोचने लगा, कितना कड़वा स्वभाव हो गया सोनाक्षी का, जब देखो तब झगड़ने लग जाती है। मैं तो जैसे अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ वह मनोज हो गया है। जब भी कोई बात करो मुझसे कहती है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुमसे शादी कर ली मैंने।
तब देखो मुझे शक्की कहती रहती है। अब देखूंगा कितनी जीभ चलाती है। मैं करवट लेकर चुपचाप लेट गया। फिर से विचार मेरे दिमाग में कुलबुलाए। अब तक तो कॉफ़ी पी चुकी होगी, ख़त्म हो गई होगी सारी चिकचिक। मेरा तो जीना हराम कर रखा था इसने। जब भी मनोज के साथ देखता था मेरे तो तन बदन में आग लग जाती थी। सोनाक्षी इस बात को अच्छी तरह समझती थी मगर अपनी हट न छोड़ती थी। काफ़ी देर तक मन ही मन सोनाक्षी को कोसता रहा। फिर मन के विचार बदले, दिल में एक हुक सी उठी। एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खो सा गया है। मेरे मन ने मुझसे प्रश्न किया, क्या मैंने ठीक किया? उसे इतनी बड़ी सज़ा दे डाली। क्या वह इसकी हकदार थी? क्या अब मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा? अब मेरा क्या होगा? मेरे मन में एकाएक प्रश्न पर प्रश्न उठे जा रहे थे। दिल में हलचल सी हो रही थी। अब मन पछतावे की आग में जल उठा था। ऊपर से मुझे तेज बुखार भी था। मुझे बेहोशी सी छाने लगी। तभी अचानक बाहर शोर शराबा सुनकर मैं बाहर निकल कर आया तो देखा बेटा विकास सोनाक्षी को अपने हाथों में लादकर कार में बिठा रहा है। कमला ताई ने बताया, साहब मालकिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं एकाएक बोल उठा, मैं भी चलूँगा। मैंने विकास को रोकना चाहा पर विकास ने यह कहते हुए कार स्टार्ट कर दी। नहीं पापा, आपको पहले ही 1 हफ्ते से बुखार है, आप आराम करें। मैं हूं ना। मैं तो जैसे पत्थर के बेजान बुत के जैसा खड़ा रहा, जैसे किसी ने मेरे शरीर से प्राण निकाल दिए हों। क्या अब यही अकेलापन, तन्हाई जीवन भर मुझे सहनी पड़ेगी? साहब, आपके लिए कॉफ़ी बना दूं क्या? कमलाबाई की आवाज़ ने जैसे मेरी तंद्रा को भंग किया। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं है। कमलाबाई, मेरा एक काम करो, एक ऑटो रिक्शा बुला दो मुझे। अस्पताल जाना है सोनाक्षी को देखने। नहीं साहब, छोटे मालिक मना करके गए हैं। कह रहे थे आपको 1 हफ्ते से बुखार है, वह सब संभाल लेंगे, आप परेशान ना हो। मुझे कमलाबाई और अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा खुद ही चला जाता हूँ, मगर बिस्तर से उठते ही कदम डगमगाने लगे। 2 कदम भी ना चला गया मुझसे। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब होश आया तो मैं बिस्तर पर था और सामने कमला ताई और डॉक्टर शर्मा खड़े हुए थे। कमलाबाई उनसे कह रही थी, साहब पिछले 3 घंटे से बेहोश पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं मैं हत्यारा हूँ, तो कभी मालकिन का नाम लेकर कहते हैं वापस लौट आओ सोनाक्षी, तुम्हें मेरी कसम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने भी मुझे सोनाक्षी का चेहरा घूमता हुआ नजर आ रहा था, जैसे वह कह रही हो, क्या सोचते हो मुझे मार कर तुम चैन से जी लोगे? नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं भटकूंगी तो तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगी, पल पल तड़पाऊंगी। यह कहते कहते सोनाक्षी का चेहरा विकराल हो गया। मैं चीख पड़ा और उठकर बैठ गया। मेरे सामने कमला ताई खड़ी थी। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, सोनाक्षी नहीं बचेगी कमला ताई, मैंने उसे मार दिया। मैं होठों से बड़बड़ाया। कमला ताई थोड़ी देर बाद ठंडे पानी की पट्टियाँ लाकर मेरे सर पर रखने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था, यह मैंने क्या किया? सोनाक्षी ही तो मेरी दोस्त, बीवी, हमसफर, सलाहकार सब कुछ थी। मेरे सारे दर्द समझती थी। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था। मैंने बेवजह उस पर शक किया। अरे, दफ्तर में 4 लोग होंगे तो बातें तो होंगी ही, दोस्ती तो होगी ही, इसमें गलत क्या है? इसके लिए रोज रोज मैं उसे टॉर्चर करता रहा, तभी तो वह झल्ला उठती थी। हमारे बीच झगड़े की वजह मेरा गलत नजरिया ही था। काश बीता हुआ वक्त वापस लौट आए तो मैं उसे खुद से जुदा ना होने देता। अब शायद कभी जीवन में मैं सुकून से जी ना पाऊंगा। यह सब सोचकर मैं और भी परेशान हो उठा। मैंने अस्पताल में अपने बेटे विकास के पास फ़ोन मिलाया। वह इंगेज आ रहा था। फिर डॉक्टर शर्मा के मोबाइल पर बात करनी चाहिए, मगर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। क्या करूं मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं किसी को यह हकीकत बता दूं तो
शायद मुझे शांति मिल जाए। डॉक्टर को जानकारी मिल जाएगी कि उसे वह दवा दी गई है तो शायद उसका बेहतर इलाज हो सके। यह सोचकर मैंने फिर से बेटे को फ़ोन लगाया। पापा, मम्मी को लेकर आप टेंशन ना लें, यहाँ मैं हूँ। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। मैंने प्रश्न किया। होश आया उसे? हाँ, बस आधे घंटे में। हेलो डॉक्टर, एक मिनट प्लीज़। हेलो हेलो बेटे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ज़रा डॉक्टर साहब को फ़ोन दो। डॉक्टर साहब ज़रा देखिए, यह तीसरे नंबर की दवा। विकास मुझसे बात करते करते अचानक डॉक्टर से बातें करने लगा और फ़ोन कट कर दिया। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। दवा खा लीजिए साहब जी। कमलाबाई दवा लेकर खड़ी थी। भाड़ में जाए यह दवा। गोली फेंकते हुए मैं उठ खड़ा हुआ और सोनाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर मैं देखने लगा। सोनाक्षी का बिस्तर, उसकी अलमारी में रखे कपड़े, सब कुछ उन चीज़ों में मैं सोनाक्षी को महसूस कर रहा था। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर में बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। यह क्या? कॉफ़ी वाला कप तो वहाँ ज्यों का त्यों रखा था। उसमें से तो सोनाक्षी ने एक घूंट कॉफ़ी भी नहीं पी थी। तब तक कमरे में कमलाबाई आ गई। यह कॉफ़ी? वह असमंजस से कमलाबाई की तरफ देख रहे थे। साहब, कॉफ़ी में मक्खी पड़ गई थी, इसलिए मालकिन ने नहीं पी। तब तक मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाई। वह सो चुकी थी। मैं चुपचाप एकटक कमलाबाई की तरफ देखता रहा। दिमाग में चल रही सारी उथल-पुथल रुक चुकी थी। यानी मैं दोषी नहीं, यह सोचकर मैं खुश हो रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। पापा, मैं मम्मी को लेकर 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। सोनाक्षी ठीक हो गई? हाँ पापा, अब वह बेहतर है। मम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने काबू कर लिया है। बस दवा नियम से खानी होगी। ओह सोनाक्षी, कितना खुश हूँ मैं। तुम्हारा लौट कर आना आज कितनी खुशी दे रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता। मैंने उसी वक्त अपने मन से शक के बीज निकाल कर फेंक दिए। मैं मुस्कुराते हुए शांति से आराम कुर्सी पर बैठ गया और पत्नी बेटे के आने का इंतजार करने लगा। अब मुझे किसी को कुछ बताने की चिंता नहीं थी। मैंने अपने मन से शक के बीज निकालकर अपना पश्चाताप कर लिया था। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें शक का कीड़ा आ गया है तो वह धीरे धीरे उस रिश्ते को खोखला कर देता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, मगर रिश्ते हमेशा हमारी ज़िंदगी में बने रहते हैं। उन्हें अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथों में होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।